सर को सादर प्रणाम। रमेश बाबू को चरण स्पर्श करता हूं मैं। और हमारे वरिष्ठ दार्शनिक आलोक सर, डॉक्टर आलोक टंडन सर हमारे बीच जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। सुनील सिंह सर हमारे वरिष्ठ दार्शनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। और हमारे जितने भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर साथी लोग, हमारे बड़े भाई जुड़े हुए हैं, उन सबों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। हमारी बहन भी कई जुड़ी हुई हैं, मैं उन सबों को नमस्कार करता हूं। नूतन जी हैं हमारे साथ, शंकर भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड्डू सर भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम लोग ऑफलाइन भी शीघ्र ही मिलेंगे। मैं इस सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी चंद मिनटों में हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार सर हमारे साथ जुड़ेंगे। दरअसल 31 अक्टूबर को ही सर की सेवानिवृत्ति होने वाली है परसों, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय उनने उनके लिए एक छोटा सा एक विदाई कार्यक्रम आयोजित किया है। और बस उन्होंने सूचना भी दी है कि 5 मिनट में ही वो विदाई कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, और उसके साथ ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं सर का भी हृदय से स्वागत करता हूं। और आप देख लीजिए कि जिस व्यक्ति की परसों सेवानिवृत्ति है, उसके बावजूद उस व्यक्ति ने हम सबों को समय दिया है इस कार्यक्रम के लिए। यह उनका हम सबों के प्रति जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, इस बात को दर्शाता है कि दर्शन के प्रति, गांधीवाद के प्रति और शिक्षा के प्रति उनका कितना समर्पण है। सेवानिवृत्ति के 1-2 दिन पहले भी उन्होंने हमारे लिए समय दिया है। और आप इधर एक तरफ आप हमारे प्रोफेसर आरसी सिन्हा सर को और आलोक टंडन सर को देख रहे हैं, दोनों सेवानिवृत्त हैं। आलोक टंडन सर बैंक की सेवा से एक बैंकर रहे हैं, बैंक में उन्होंने कार्य किया है। इसके बावजूद दर्शन के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वह हमने कई कार्यक्रमों में आप सबों को कहा है कि किसी भी शोधार्थी और किसी भी प्रोफेसर से अधिक है। और आप देखिए कि कितनी तत्परता के साथ वो कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हमने कल उन्हें सूचना दी है, इसके बावजूद वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने रमेश चंद्र सिन्हा सर को भी कल सूचना दी है, और उसके बावजूद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वर्षों पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बावजूद इतने सक्रिय हैं हम सबों के बीच, ईश्वर का यह आशीर्वाद है। और आप देखते हैं प्रत्येक कार्यक्रम में समय से पूर्व जुड़ते हैं। आज भी जो 2-4 मिनट विलंब हुआ है वो इसलिए हुआ है कि सर का व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, और फिर हमने बाद में सर को लिंक भेजा ईमेल पर जब उनका फोन आया, तो इसलिए 2-4 मिनट विलंब हुआ है। लेकिन आज तक सभी कार्यक्रमों में समय से जुड़ते हैं और हम सबों को आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे हमारे दार्शनिक, ऐसे हमारे अभिभावक ही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, और उसी का यह परिणाम है कि हम आज पर्व के दिन भी यह कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। और बड़ी संख्या में आप सभी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा लोक पर्व छठ शुरू हो चुका है, जो कि 4 दिवसीय पर्व माना जाता है। और आज उसका एक महत्वपूर्ण दिन खरना है, जो आप सबों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रकृति की उपासना, सूर्योपासना के लोक पर्व छठ की, और विशेष रूप से यह बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो प्रकृति से जुड़ने, प्रकृति का संरक्षण करने, प्रकृति का सम्मान करने, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की प्रेरणा देता है, और इस उद्देश्य से मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि यह अपने आप में एक अनूठा पर्व है, जिसमें हम डूबते हुए सूर्य की भी आराधना करते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि
आपस में कहावतें भी प्रचलित हैं कि सभी लोग उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं। जो उभरते हुए लोग होते हैं उनको नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनका आदर करते हैं लोग। लेकिन यह एक ऐसा अनूठा पर्व है कि हम डूबते हुए सूरज को भी हम प्रणाम करते हैं, उनकी भी आराधना करते हैं। और यह एक ऐसा पर्व है जिसमें कि कोई पाखंड नहीं है, बल्कि स्वच्छता है, बल्कि सादगी है, और ना कोई पाखंड है, ना कोई बाह्य आडंबर है, और ना किसी पंडित पुरोहित की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोक पर्व छठ के अवसर पर भी आप सभी हम लोगों से जुड़े हैं। मैं आप सबों का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सबों ने जुड़कर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आभारी हूं चंदन कर्ण जी का, जिन्होंने हमारी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम को काफी देर तक संभाला। हमारे दिलीप यादव जी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 11 बजे के पहले से ही। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। सुजीत कुमार जी, आप भी समय से पहले ही हमारे साथ जुड़ चुके थे, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अनामिका जी, यशवंत कुमार जी, ये सभी लोग, हर्ष सागर जी जो हमारे स्टूडेंट भी है फिलोसफी के, वो सभी हमारे साथ समय से पूर्व ही जुड़े हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चंद मिनटों में मनोज सर जुड़ेंगे और मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा। जैसे ही सर हमारे साथ जुड़ेंगे मैं सीधे आप सबों को सर से मुखातिब करूंगा, उनका वक्तव्य होगा। और मैं विशेष रूप से अपने सभी नए शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर प्रश्न पूछेंगे उनसे, ताकि हमारी यह स्टडी सर्किल योजना जो है वह सफल हो सके। हमारे रमेश चंद्र सिन्हा सर भी हमेशा कहते हैं कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना चाहिए, और आलोक टंडन सर तो स्पेशली कार्यक्रम के बाद हमको यह हिदायत देते हैं, हमको यह मार्गदर्शन देते हैं कि कार्यक्रम में प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रश्न नहीं होता है तो वो हमें साफ साफ कहते हैं कि यह स्टडी सर्किल जो है वो सार्थक नहीं हो रहा है, स्टडी सर्किल कार्यक्रम जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। बहुत अच्छा तुम करते हो, लेकिन जो इसका मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं विशेष रूप से आप सबों से अनुरोध करूंगा कि आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हो, आप हमारे वक्ताओं के वक्तव्य को भी सुनेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्न उनसे अवश्य करेंगे। या वैसे भी गांधी को लेकर आपके मन में अगर अन्य भी कोई प्रश्न हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि गांधी हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं, और पूरी दुनिया में जो भारत को जाना जाता है तो वो सबसे अधिक गौतम बुद्ध के नाम से, और उसके बाद अगर किसी के नाम से जाना जाता है तो वह महात्मा गांधी के नाम से ही जाना जाता। और इनके साथ ही स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि का भी हमारे विश्व स्तर पर नाम है, लेकिन गांधी उन लोगों में विशिष्ट हैं। और खास बात यह है कि गांधी को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के बातें भी जुड़ी हुई हैं कई। इसलिए आप प्रश्न तो बहुत बनते हैं, इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि जरूर आप प्रश्न पूछेंगे। चाहे आपके मन में भारत विभाजन को लेकर प्रश्न हो, गांधी और सुभाष के रिश्तों को लेकर प्रश्न हो, गांधी ने भगत सिंह के फांसी से क्यों नहीं बचाया यह प्रश्न हो, या गांधी ने पाकिस्तान को पैसा क्यों दिलवा दिया आजादी के बाद यह प्रश्न हो, या गांधी का जो फोटो आता है उसमें लड़कियां क्यों रहती हैं दोनों तरफ, यह प्रश्न, जो भी प्रश्न आपके मन में आए आप उन प्रश्नों को हमारे मुख्य वक्ता के साथ आप रखेंगे। मनोज सर हमारे साथ चंद मिनटों में जुड़ने वाले हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने गुरुवर प्रोफेसर मनोज कुमार सर का, जो हमारे साथ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से जुड़े हुए हैं, और हमारा यह सौभाग्य है कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप सबों को सूचना दी है, आप संप्रति वर्धा समाज कार्य संस्थान के निदेशक हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के माननीय पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप सबों को बताया, आज से ठीक एक दिन बाद 31 अक्टूबर 2022 को सर औपचारिक सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेकिन शिक्षण तो आपका स्वभाव रहा है और आप स्वभाव से ही शिक्षक हैं, स्वभाव से ही विद्यार्थी हैं, स्वभाव से ही गांधी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए आप कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक जो औपचारिक सेवा है विश्वविद्यालय की, उस सेवा से आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो मैं आप सबों की ओर से, अपने सभी दर्शकों की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से, आप सभी साथियों की ओर से सर को बधाई भी देता हूं कि एक जो विश्वविद्यालय सेवा का जो एक बंधन है, उससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। और उसके बाद आपको इन तमाम कार्यों के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा, हम सबों के लिए आप ज्यादा समय दे सकेंगे। और जो आपकी रुचि है सामाजिक कार्यों में, जन जागरण के कार्यों में, जागरूकता के कार्यों में, आप उसमें भी ज्यादा समय दे सकेंगे। तो मैं आपको, आप सभी की ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं। और प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा और आलोक टंडन सर, दोनों आपसे उम्र में बड़े हैं, शायद आलोक टंडन सर भी थोड़े बड़े होंगे, तो मैं उन दोनों की तरफ से आपको आशीर्वाद भी देता हूं कि आप आगे की यात्रा भी आपकी मंगलमय हो। जिस तरह से आपने इस विश्वविद्यालय सेवा को बखूबी निभाया है, कबीर की उन पंक्तियों की तरह ज्यों की त्यों धरी दिन चदरिया, इस विश्वविद्यालय की सेवा जो आज की सेवा है, आप सभी जानते हैं कि कितनी तरह की चुनौतियां हैं। उसमें भी जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े पदों पर आता है, निदेशक और कुलपति जैसे पदों पर, उनके सामने तो और भी कई तरह की चुनौतियां आती है। और इसके बावजूद आपने बेदाग रूप में इन सभी चुनौतियों का मुकाबला किया और तमाम प्रशासनिक दायित्वों को निभाते हुए भी आपने कभी भी शैक्षणिक दायित्वों से समझौता नहीं किया, और उससे भी अधिक कभी भी सामाजिक सरोकार को आपने नहीं छोड़ा है। तो मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चूंकि समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं परिचय में ज्यादा समय नहीं देते हुए सिर्फ अपने नए शोधार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रोफेसर मनोज कुमार सर मेरे गुरु भी रहे हैं और मैंने इनसे पढ़ाई भी की है तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। आप उस समय तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग के विभागाध्यक्ष हुआ करते थे, जो पूरी दुनिया में गांधी विचार का पहला स्नातकोत्तर विभाग है और जिसकी स्थापना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रेरणा से, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कल्पना से हमारे सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक पद्मश्री प्रोफेसर रामजी सिंह ने किया है। और आप उसी संस्थान के प्रथम बैच के छात्र रहे हैं और आपको रामजी सिंह सर का भी सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त है। और आप गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में, गांधीवादी विचारक के रूप में पूरे देश में विदेश में अपनी बात रखते रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस विषय गांधीवाद सिद्धांत एवं प्रयोग पर आपको आमंत्रित करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 25-30 मिनट में अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे। और उसके बाद मैं अपने सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी सर से जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें आप उनसे प्रश्न पूछेंगे। मैं आलोक टंडन सर से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि सर आपकी एक टिप्पणी विचार। रमेश भाई ज्यादा उसको स्पष्ट कर सकेंगे कि दर्शन में बाद जो है इज्म जो है वहां पर जहां पर से पैदा होता है, इज्म
जो है किस तरह से सारांश पैदा करता है। तो गांधी विचार नित्य जो है नूतनता के साथ हमारे सामने में प्रस्तुत होता रहा। गांधी ने भी कहा कि मैं नित्य अपने को नवीन महसूस करता हूं, मेरे माथे पर यह बोझ नहीं है, मस्तिष्क में यह बोझ नहीं है कि कल मैंने क्या कहा था और आज मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि किसी साथी ने उनसे यह सवाल किया कि आप कल यह कह रहे थे, कुछ दिन पूर्व आपने यह वक्तव्य दिया था, आज यह वक्तव्य मैं बात करता हूं। यह जब मैंने सुना तो पढ़ा या सुना तो मुझे लगा कि क्या 75 वर्षों के बाद गांधी के उन विचारों को उसी रूप में स्वीकार किए जाने की जरूरत है, या आज की व्याख्या में तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर, तात्कालिक चुनौतियों के आधार पर परिवर्तन की कोई गुंजाइश बनती है क्या? और परिवर्तन की अगर कोई गुंजाइश बनती है, परिवर्तन होता है, तो वह गांधी विचार के किस स्वरूप को प्रकट करेगा? पहले तो एक शोधार्थी के रूप में एक गांधी को समझने की दृष्टि से हमको यह समझना पड़ेगा कि गांधी ने यह जो कहा, क्या यह सही कहा कि हमने जो कुछ दिन पूर्व कहा था और आज जो मैं कह रहा हूं उसमें अगर आपको कोई अंतर दिखाई पड़ता है तो आज मैं जो कह रहा हूं उसको मानिए वही आज के मेरे विचार है। दरअसल उसके जो फंडामेंटल्स है, उसके जो मूल तत्व है, उसमें कभी समझौता गांधी ने नहीं किया। तो गांधी के विचार को और गांधी के उसमें निहित जो तत्व है उनमें से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। और जब हम इस दृष्टि से गांधी के विचार का परीक्षण करेंगे तो हमको यह साफ नजर आएगा कि गांधी के विचारों में एक तारतम्यता रही है, एक कंटिन्यूटी रही है, एक निरंतरता बनी रही है। लेकिन उस निरंतरता में उनके जीवन के प्रयोग के आधार पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिर दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के पहले लंदन के प्रायोगिक जीवन, मैं आत्मकथा या सत्य के साथ मेरे प्रयोग के उन संदर्भों को जो 1920 तक में आकर के सिमट जाता है, उसके बाद गांधी कहते हैं कि मेरा जीवन तो अब सार्वजनिक हो गया है और मैं अब कुछ भी वह नहीं है मेरे पास जो छिपाने लायक है, और जो मैं मैंने छिपाया है उसको उजागर करने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन अब सार्वजनिक हो गया है। मैं वहां पर नहीं जाऊंगा क्योंकि गांधी के ऐसे कई फलक हैं जिन पर अलग अलग संदर्भों में विचार किए जाए तो उस पर ज्यादा गहराई से समझा जा सकेगा। लेकिन आज जिन प्रयोगों की चर्चा हम कर रहे हैं वह प्रयोग कहां से शुरू होता है, और वह प्रयोग तो जीवन के शुरुआत से शुरू हो गया है, जब सांप्रदायिक सद्भाव का भाव हो, राम के प्रति आस्था का भाव हो। लेकिन वह कहते हैं कि 6 साल से लेकर 16 साल तक उनको धर्म की शिक्षा मिली नहीं है, एक जगह यह लिख देते हैं। लेकिन कहते हैं कि उनको बुराइयों से लड़ने की शक्ति रंभा ने दी है, राम के प्रति अनन्यता जो हो। वहां से आते आते मैं आऊंगा दक्षिण अफ्रीका से अधिक इससे कि दक्षिण अफ्रीका में अनटू दी लास्ट पढ़ने के बाद क्या क्रांतिकारी बदलाव आता है। श्रम को बुद्धि के साथ, जो श्रम और बुद्धि का जो विलय करने की कोशिश हुई है, जिसके आधार पर श्रमशील वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच का एक भेद पैदा हुआ है,
जिसने समाज में कई विकृतियां पैदा की हैं। अब वो टॉल्स्टॉय का उदाहरण देते हैं, रस्किन उदाहरण देते हैं, सीख में कहते हैं कि अंग्रेज इंग्लैंड में हमने हमको क्या दिया, अमेरिका ने क्या दिया, इससे भी मिश्रित करते हैं। और उस समय तक मैंने जो अभी तक गांधी वाङ्मय के 90 खंडों में 100 खंड है, लेकिन 90 खंड मूल रूप से अंतिम तक आ गया है। उसके बाद के खंड जो है टुकड़े पुर्जे में जो कागजात मिले हैं उसके आधार पर बनाए गए हैं। तो उन वहां पर जो भी बातें आई हैं उनमें उन्होंने जितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है, महावीर प्रसाद पोद्दार भी को भी ने भी उद्धृत किया है। तो हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण की अलग व्याख्या की जा सकती है। जो 34 प्रकरण इंडियन ओपिनियन में वो लिखते हैं, 34 प्रकरण है। और अपने परिवार पर ही स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग भी करते हैं, अपने बच्चों पर ही शिक्षा संबंधी प्रयोग करते हैं। टॉल्स्टॉय फॉर्म में श्रम का और मदन लाल गांधी जो एक व्यापार करने के लिए जाते हैं उनको किस तरह से, तो एक बड़ा फौज तैयार कर लेना, एक कार्यकर्ताओं का बड़ा फौज तैयार कर लेना, यह एक बड़ी विशेषता है। और कैसे कोई फौज तैयार कर लेता है, कैसे कोई अपने पीछे जो है या अपने साथ चलने वाले का, अपने पीछे चलने वालों को अगर तैयार करना होता गांधी को, तो आज गांधी उसी तरह महात्मा होते जिस तरह उनके पुजारी होते। लेकिन उन्होंने पुजारी की कामना कभी नहीं की कि वो भगवान बन जाए और लोग उनकी पूजा अर्चना करें। ऐसे आज लोग कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को भी करते हैं, लेकिन अगर विचारों की पूजा नहीं होगी तो मूर्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। आस्था जो है वह आस्था के सहारे और विश्वास के सहारे भी, तो खैर आस्था विश्वास और वैचारिक दृढ़ता की बात मैं नहीं करूंगा, वह एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन गांधी एक मूर्ति है, गांधी एक विचार है, और विचार है तो वह विकल्प है या वही प्रतिफल है, या वह वर्तमान समस्याओं की चुनौती का रास्ता देता है। कोरोना काल में हमने एक पद्धति को तो सीखा कि इम्यूनिटी पावर, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह से विकसित करके मनुष्य जो है आत्मबल को बढ़ा सकता है। तो यह एक स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण पर एक अलग विषय है जिस पर कि उनके व्यवहार और प्रयोग को समझा जा सकता है। उनके धर्म संबंधी विवेचना, जिसमें कि वह इस्लाम को भी स्वीकार करते हैं, जिसमें वह ईसा मसीह को भी स्वीकार करते हैं, जिसमें बुद्ध को भी समाहित करते हैं, वह सर्वधर्म समभाव की, सर्वधर्म ममभाव की दृष्टि, उसकी व्यावहारिकता को परखा जा सकता है। तीसरा यह परखा जा सकता है कि किस तरह एक बड़ा संगठन खड़ा करने की क्षमता गांधी पैदा कर लेते हैं, और वह जन सैलाब, जन आंदोलन का स्वरूप विकसित कर देते हैं। इतिहास इसका विश्लेषण किस तरह करता है और इतिहास की गांधीवादी व्याख्या क्या होगी, इतिहास उसको किस तरह से देखेगा। तो इसलिए संवाद जो है वह संवाद विषयों में, खंडों में बांट करके भी किया जा सकता है, और एक साथ करने की कठिनाई यह है कि उसको सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकने की कठिनाई होती है। जब लुई फिशर को गति पर लिखना हुआ तो वह उसके गांधी की कहानी में उनके 30 जनवरी के प्रकरण से वहां से शुरू करते हैं। तो 30 जनवरी का प्रकरण क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? 1934 के बाद का गांधी और 1934 के पहले का गांधी, 1930 के पहले का गांधी, 1915 का गांधी और 1916 का गांधी और फिर 1917 का गांधी। ये देखिए इस तरह से तारतम्यता तो सूक्ष्मता से जो शोधार्थी है उनको मिलेगा कि उसमें है, एक कंटिन्यूटी है।
15 में जब आते हैं तो यह हमारा देश वीर पूजा का देश है और उनका जगह जगह काफी स्वागत होता है। और 16 में पहला व्याख्यान उनको जब देना पड़ता है तो गांधी स्वयं कहते हैं कि मुझे कहां से यह हिम्मत आ गई पता नहीं। और बीएचयू के उद्घाटन भाषण में कई सवाल, 4 सवाल उठा देते हैं। भाषा का सवाल, सरकार का हाल, राजा महाराजाओं का सवाल। लेकिन 1917 में बिना संगठन का नाम लिए चंपारण का सत्याग्रह खड़ा कर देते हैं। लेकिन 1930 तक आते आते असहयोग, चौरा चौरी, स्वदेशी, ये सब आंदोलन से बढ़ते हुए 1930 में एक सीमित लोगों के साथ यानी प्रशिक्षण की जरूरत उनको होने लगी। और नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च जिसको कहते हैं वो शुरू हुआ। उसके बाद फिर आश्रम नहीं आने का संकल्प दोहराते हैं। लेकिन 1925 में ही चरखा संघ की स्थापना हो जाती है। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ यानी गांव के आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण यानी कहते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम अगर अपना लिया जाए, स्वदेशी अगर अख्तियार कर दिया जाए तो एक ही दिन में हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। कि लड़ाई की एक अगली कड़ी शुरू होती है। राजनीतिक मोहभंग भी होता है और राजनीति को मार्गदर्शन भी देते हैं। कहते हैं मैं कांग्रेस से अलग भी हूं और कांग्रेस की सदस्यता नहीं रहते हुए भी कांग्रेस का मार्गदर्शन करते रहते हैं। जो 42 का क्रांति हुआ है, करेंगे या मरेंगे की क्रांति यहां पर होती है, जिसका ड्राफ्ट यही सेवाग्राम में बनता है। और 9 जुलाई को 9 अगस्त नहीं 9 अगस्त को तो 9 जुलाई को बनता है और 9 अगस्त को तो 14 जुलाई को बनता है। 9 अगस्त को फिर वो क्रांति ही शुरू हो जाती है। और फिर जिन जिन सवालों पर, चाहे भारत के विभाजन के सवाल हो, चाहे क्रांतिकारियों के साथ के संबंध के सवाल हो, इन सवालों पर युवाओं के मन के भ्रम की स्थिति को तोड़ने की जरूरत। उनमें एक भ्रम की स्थिति है। गांधी को पढ़ने, गांधी को मनन करने और गांधी को जानने की कोशिश में हमने भगत सिंह को, अंबेडकर को, वीर सावरकर को, इन सारे लोगों को वाङ्मय और उनके आधारों पर समझने की कोशिश तो की। उसको सिर्फ यह लगा एक संवाद यहां खत्म होता है तो वहां पर संघर्ष शुरू होता है। संवाद की अद्भुत क्षमता गांधी में है और लोकतंत्र में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद बना रहना चाहिए। यह आज की चुनौती है कि संवादहीनता की स्थिति पैदा हुई है और संबंधों का संकट जो है इस कारण गहरा होता चला जा रहा है और संबंधों का संकट सभी स्तरों पर गहरा होता चला जा रहा है। तो आज अगर गांधीवाद की प्रासंगिकता को देखेंगे तो गांधी विचार की प्रासंगिकता को समझने की जरूरत होगी और यह है कि अहिंसा के फलितार्थ को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अहिंसा में सभी समस्याओं के समाधान की का रास्ता अहिंसा के सामने है क्या? वहां पर संपत्ति, पूंजी और श्रम के संबंधों को समझने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि समाज सिर्फ एक संबंधों का जाल नहीं है। समाज संवाद है क्योंकि अगर कल बीता हुआ कल सबका इतिहास है, सबका अपना अपना इतिहास है। एक बड़ी अच्छी बात गांधी से हमको सीखने को मिली, जानने को मिली वो यह था
कि दूसरे के बुराई को, दूसरे के कमियों को, बुराई तो नहीं, बुरा तो हमको लगता है कि गलती हमारे समझ की होती है। वह जो व्यक्ति कर रहा होता है वह गलत नहीं कर रहा होता है, जानबूझ करके वह गलत नहीं कर रहा होता है, वह हम उसकी गलत व्याख्या हो सकता है कर रहे हो। इसलिए कहते हैं कि दूसरे की गलतियों को, पहाड़ के समान गलतियों को राई के समान समझना और अपने राई के समान गलती को पहाड़ के समान समझने से सब संवादहीनता खत्म होगी। क्योंकि आप अपनी गलतियों का परीक्षण करने लगते हैं, तब आप अपनी गलतियों को सुधारने लगते हैं। एक यह जो है सार्वजनिक जीवन का और सामाजिक जीवन का, संगठनात्मक जीवन का एक बहुत बड़ा सीख, बहुत बड़ा पाठ, बहुत बड़ा लेसन गांधी से मिलता है। जो आज जिसकी कमी, इसी संवादहीनता की कमी के कारण स्थिति बिगड़ती। संसार में आज संपूर्ण दुनिया को लगभग नजदीक लाने की कोशिश की। जब दुनिया में साम्राज्यवादी शासन था, वह भी पूंजी की एक लड़ाई थी। आज दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां एक दूसरे के साथ संवादहीनता की स्थिति पैदा नहीं हुई। तो दुनिया के स्तर पर शांति का संदेश सिर्फ गांधी के विचारों के पास है, ऐसा कर देना भी एक तरह का अहंकार वृत्ति, यानी अहंकार को, अहिंसा गांधी की बपौती नहीं है। गांधी कहीं अहिंसा की व्यापकता को प्रकट बना देना, सामाजिक अहिंसा, आर्थिक अहिंसा, राजनीतिक अहिंसा, सब क्षेत्रों में अहिंसक दृष्टि से जो है प्रस्तुत करना समाज के विभिन्न घटकों को, तो यह गांधी की मौलिक देन थी। अब इस आधार पर हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जिन जिन क्षेत्रों में हम अकादमिक जगत में अपने ज्ञानानुशासन को बांटने की कोशिश करते हैं, वहां पर इस दृष्टि से कि उसमें अब देखिए, जब ताबीज देते हैं गांधी कि मैं दुखित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने से सबसे नीचे पड़े व्यक्ति को, और अपने काम के बारे में भी, कि उनके के बारे में क्या सोचना चाहिए कि वह कितना फायदेमंद है उसके। यही हमारे अकादमिक काम का भी मूल्यांकन है। कुछ दिन ही पूर्व मैं गांधी बांध में कई इंजेक्शन करने के क्रम में मैंने पढ़ा कि टॉल्स्टॉय कह रहे हैं कि मैं जिस दिन 8 मील नहीं टहलता हूं, उस दिन मैं कोई क्रिएटिव काम कर ही नहीं सकता। कोई लेखन करता हूं तो उसके पहले, और गांधी भी कहते हैं वो टहलने के बारे में छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक, चर्चित चर्चा तक के संदर्भ गांधी बकरी के साथ के संवाद को भी गांधी से सीखने की जरूरत है। तो इन सारे सवालों से होकर के गांधी गुजरते हैं। राम की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं राम राज्य धार्मिक भाषा में धरती पर ईश्वर का राज्य है। और ईश्वर का राज्य क्या? कहते हैं कि राजनीतिक भाषा में इसका मतलब है पूर्ण लोकतंत्र, यानी अमीर गरीब, जाति रंग, स्त्री पुरुष के का भेद रहित लोकतंत्र, यानी ऐसे राज्य जिसमें भूमि जो है राज्य के स्वामित्व में हो, समाज के स्वामित्व में हो,
और स्वराज कहते हैं जिसमें गलती करने की छूट हो। तो ये इस तरह आप देखेंगे। लेकिन गांधी के व्याख्याकारों ने, कुछ व्याख्याकारों ने गांधी को भगवान बनाने की कोशिश की, कुछ व्याख्याकारों ने गांधी को असंभव संभावना बना दिया। लेकिन वह व्यक्ति स्वयं पर कोई प्रयोग किए बिना नहीं कोई बात रखते हैं। आचार्य राममूर्ति मुझे बार बार याद आते हैं। अभी मेरे पास 2 मिनट का समय है, जितना समय दिया गया था मैं 2 मिनट में इसको यह करूंगा ताकि प्रश्नोत्तरी के लिए समय पर्याप्त रहे। कहते हैं कि देश का विकास और राष्ट्र का विनाश हो रहा है। आचार्य राममूर्ति ने 1994 में, मैं भी उस बैठक में था, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता के जो आधार हमने गढ़े थे वो कमजोर पड़ गया है, कमजोर हो गया है। कौन राष्ट्रीयता थी? जो गांधी के पहले की राष्ट्रीयता और गांधी के बाद की राष्ट्रीयता में भेद है। गांधी ने राष्ट्रीयता को जन आंदोलन से जोड़ा और लोकतंत्र में बालिक मताधिकार से जोड़ दिया। लेकिन भारत की व्यवस्था ने, भारत की संस्कृति ने व्यक्ति के प्रतिष्ठा को कभी नहीं माना जो बालिक मताधिकार ने दिए। तो आज जो है इज्जत की लड़ाई भी है, कहीं कहीं इज्जत की लड़ाई है। और 1947 के बाद ही भारत की राष्ट्रीयता नया आधार ढूंढ रही है। देश का प्रश्न जो है कि अगर राष्ट्र की रचना होनी है तो वह एकता का कार्य है, और वह एकता का कार्य के अलावा दूसरा कार्य नहीं हो सकता है। और यह एकता जो है गुलामी से मुक्ति कभी जरूरी थी। आज राष्ट्र की एकता की जरूरत का मतलब है उसमें रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और गांधी की राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीयता थी, यानी मानवीय दृष्टि से राष्ट्र यानी विश्व की संरचना से विश्व की व्यवस्था किस तरह करती है, इस चल सकती है। तो इन सारे संदर्भों में, राजनीतिक प्रश्नावलियों में हम इसको समेट सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं अनुरोध यह करूंगा कि ऐसे विश्वविद्यालय बड़ा एक्टिव है और हर सप्ताह कुछ न कुछ कार्यक्रम वहां होते रहते हैं। लेकिन किसी शोधार्थी को जो इस दृष्टि से, अब तो मैं मुक्त रूप से अपना अध्ययन अध्यापन करूंगा, मुझे आप लोगों के साथ, शोधार्थियों के साथ काम करने में अच्छा लगेगा। मैंने अपनी बात लगभग 30 मिनट मैंने ले ली है। मैं अब संचालक जी से निवेदन करूंगा कि अगर कोई प्रश्न हो तो मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इतना सार्वभौमिक व्याख्यान हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया। जबकि मैंने आपको महज 1 दिन पूर्व संपर्क किया था आपसे, और विषय भी मैंने अपनी ओर से ही आपके ऊपर छोड़ दिया था कि सर इसी विषय पर बोलना है। और चूंकि स्टडी सर्किल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक महीने हमें महीने के आखिरी सप्ताह में एक संवाद का आयोजन करना है, और अभी हमारे विश्वविद्यालय में छुट्टी हो गई है दीपावली और छठ पूजा की, और विश्वविद्यालय 2 नवंबर को खुलेगा।
तो हमें लगा कि अगर हम ये कार्यक्रम आयोजित नहीं करते हैं तो एक गैप हो जाएगा 1 महीने का, जो कि ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमने महज 1 दिन पूर्व आपसे और प्रोफेसर रमेश सिन्हा सर से बातचीत की। सिन्हा सर ने कहा कि निरंतरता रहनी चाहिए और इस कार्यक्रम को करो। शॉर्ट नोटिस में तुम कर रहे हो लेकिन कोई बात नहीं, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करो। उन्होंने भी आदेश दे दिया और आपने भी सहमति दी, जिसके कारण आज हम यह कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इतने कम समय के बावजूद आपने पूरे विस्तार से अपनी बातों में रखा है और गांधीवाद के पूरे संदर्भों को रखने की कोशिश की है, और जिसको लेकर कई प्रश्न भी उठ सकते हैं। और संवाद का तो यही महत्व ही है, वो कितना अधिक से अधिक प्रश्नों को आमंत्रित करे, हमारे अंदर विचारों की अधिक से अधिक आकुलता पैदा करे। इसलिए निश्चित रूप से आपका यह संवाद पूरी तरह से सार्थक रहा है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक टंडन सर जुड़े हुए हैं और आप गांधी, अम्बेडकर, मार्क्स, तमाम दार्शनिकों को लेकर वार्ता लिखते रहे हैं और समकालीन भारत के जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर आपकी गहरी पकड़ है। कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। अगर आप तक हमारी बात जा रही हो तो हम चाहेंगे कि आप प्रोफेसर मनोज सर के वक्तव्य पर और गांधीवाद के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर अपने विचारों तेजस की प्रतिपन्नी से हम सबों का मार्गदर्शन करेंगे। हमारे अभिभावक की तरह, बड़े भाई की तरह है डॉक्टर आलोक टंडन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। प्रणाम सर। बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य देने के लिए मुख्य वक्ता को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जिसको हमारे यहाँ कहा जाता गागर में सागर भर दिया, क्योंकि गांधी वाङ्मय, गांधी दर्शन, गांधी विचार, गांधी प्रयोग ये इतना बड़ा विषय है जिसको 30 मिनट में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको बड़ी सुंदर ढंग से, गंभीर ढंग से छुआ है, जो कि बहुत दूर तक हमारे विद्यार्थियों में, शोधार्थियों में कुछ सोचने की एक जिज्ञासा पैदा करे। मेरे ख्याल से यही उद्देश्य है किसी भी स्टडी सर्किल का, जिसमें कि हम जो है वो स्वयं सोच सके। और गांधी की बात जब होती है तो हम जानते हैं कि गांधी ने भी कभी कहा था कि हमको कोई भी ऐसा शास्त्र या कोई विचार तब तक स्वीकारना नहीं चाहिए जब तक वो तर्क और नैतिकता की कसौटी पर खरा न उतरे। और इसी आधार पर उन्होंने ये भी कह दिया था कि भारतीय हमारे प्राचीन शास्त्रों में स्त्रियों को लेकर जो बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो आज उचित नहीं लगती, तो उनको उसमें से हटा देना चाहिए। तो ऐसी जब तक समझ आप में नहीं आती तो वो गांधी विचार हो या कोई भी विचार समझने में और उसका समसामयिक प्रासंगिकता और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात जो मुख्यवक्ता ने कही वो भी बहुत सही है कि गांधी के विचारों में विकास दिखाई देता है। और वो बार बार कहते हैं कि अगर कोई आपको हमारे पुराने और नए विचारों में कोई अंतर विरोध दिखे तो मेरे बाद के विचारों को स्वीकार करिए। अब सवाल ये है कि इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यही है कि वो किसी भी विचार को विचार तक सीमित नहीं रहने देते, वो उसको अपने जीवन और समाज में प्रयोग करके देखते हैं और फिर उस प्रयोग के आधार पर उस विचार को स्वीकार अस्वीकार या उसमें संशोधन करते हैं। और मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन जिन लोगों को इस बात पर काफी गांधी पर आपत्ति रही है कि गांधी जो है वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि गांधी का जाति संबंधी विचार जो है वो उनके 1914-15 से या उसके पहले से भी और सन 47 तक आते आते कितना परिवर्तित हो चुका है कि वो अब केवल उन्हीं जोड़ों को अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे शादी के लिए जिनमें एक उच्च जाति का हो और एक निम्न जाति का हो। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रयोगात्मकता है, जो उत्तरोत्तर विकास, विचार का विकास है, ये गांधी से
बहुत सीखने की जरूरत है। तभी वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर दरवाजे खिड़कियां सब खुली रहे, सब तरफ के विचार आए और मैं अपनी जगह पर स्थिर रहूं और मैं सबको सभी हवाओं का से देखूं कि कौन से पोषण के लायक है, कौन सी पोषण के लायक नहीं है। और इसी जगह पर एक बहुत ही बड़ी बात जो अक्सर छूट जाती है, वो कह देते हैं कि इट इज गुड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ ट्रेडिशन। परंपरा के सागर में तैरना तो अच्छा है, लेकिन उसमें डूब जाना जो है वो आत्महत्या है। तो मैं समझता हूं कि जो कई पक्ष जो उभर के आए डॉक्टर साहब के वक्तव्य में, उसमें गांधी का जो शारीरिक श्रम की महत्ता है, धर्म संबंधी विचार है, और विशेष रूप से जो अहिंसा की व्यापकता है, तो गांधी का मूल मौलिक विचार कहा जाता है। और साथ में जो 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 नेतृत्व क्षमता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि आखिर सभी देश में बड़े बड़े लीडर्स थे जिनकी हम उनका संग्राम में बात करते हैं, ऐसी क्या खास बात है जो हम गांधी को ही राष्ट्रपिता कहें और जिनको सुभाष ने ही राष्ट्रपिता कहा? तो बहुत साफ बात यही है कि उनमें एक बहुत बड़ी नेतृत्व क्षमता थी, तो उन्होंने विविधता भरे देश में विभिन्न जाति, धर्म, आय और विचारों वाले लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी एक संगठन और एकता तैयार की। इसके आधार पर वो अहिंसा के जरिए इस भारत के संग्राम में सक्सेस हुई। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट किया गया है, और जो संवाद का जो विशेषता है गांधी की, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ बातें जो है वो और भी आनी चाहिए थी, और मैं चाहूंगा कि अपने वक्तव्य के जो उत्तर पक्ष में वो इस पर भी ध्यान दे कि गांधी कितनी दूर तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अपनों का ही शासन नहीं है। उनके लिए शायद स्वराज का मतलब ये भी है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो नेतृत्व करने वाले हैं, अगर वो सत्ता का दुरुपयोग करें तो उनके प्रति निर्भय होकर और उस पूरे सिस्टम के प्रति जो है वो विद्रोह कर सके। और इसके लिए हमको 1922 का जो गोल्डन ट्रायल कहलाता है, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ वो कहते हैं कि हमारा अधिकार है, उनके ऊपर सजेशन का चार्ज होता है, राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगाया जाता है। वो कहते हैं ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मैं बार बार कहूंगा और इसके लिए मुझे जेल जाने में कोई शक नहीं है। और आपके अगर कानून में कहता है कि एक कानून अपराध है तो इसकी मुझे पूरी सजा दी जानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि गांधी का जो असहमति और विचार की स्वतंत्रता का प्रश्न है, इस पर भी हमारे वक्ता जो है थोड़ा ध्यान देंगे। इसी के साथ साथ एक दो बातें मैं और चाहूंगा कि जैसे कि जब भी हम किसी भी महान व्यक्ति की प्रासंगिकता का सवाल उठाए तो हमको ये देखना पड़ता है कि उसका मूल्यांकन हम उनके समय में तो कर ही सकते हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम आज के समय में करें। और ऐसे में हमें गांधी की असफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए। और गांधी की असफलताओं पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि क्यों गांधी हिंदू मुस्लिम समस्या को हल करने में वो सफल नहीं हो सके अपनी शहादत देने के बावजूद। सवाल ये भी कि क्या वजह है कि स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा हरिजन उत्थान का कार्यक्रम करते हुए, स्वयं अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भी वो दलित समस्या का भी समाधान पूरी तरह नहीं कर सके। और आज का दलित गांधी के से साथ नहीं, अम्बेडकर के साथ हो जाता है। तीसरी बात मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा इसके भी ध्यान दें कि आर्थिक व्यवस्था जो हमने अपनाई वो गांधी की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था क्यों नहीं थी। और आज जो सवाल बहुत बड़ा उभर के आया है कि टेक्नोलॉजी के प्रश्न पर गांधी के विचार की आज के समय में कितनी संगति हो सकती है। और एक चौथी बात जो आपने उठाई भी और जो आज बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार क्या कोई एक धर्म राष्ट्रीयता का आधार हो सकता है? क्या गांधी ने बार बार ये नहीं कहा
ये हमारी राष्ट्रीयता का आधार। अगर हिंदू समझते हैं कि हिंदू धर्म है तो वो गलती करते हैं। तो जिस तरीके से हमारा जो 47 के बाद जो हमारे इतिहास का विकास हुआ है और जिस दौर में हम आज चल रहे हैं, वहाँ ये राष्ट्रीयता का बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहूंगा ये कुछ ऐसे बिंदु है जिन पर कि हमारे वक्ता को भी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहिए, और मैं उनको बहुत बार बार बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही संक्षेप में बहुत से ऐसी बातें रखी हैं जिसके लिए हम सबको और हमारे खासतौर से विद्यार्थियों और शोधार्थियों को सोचने और समझने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। नहीं आ रही है सुधांश, लेकिन मनोज सर के उत्तर के पूर्व में चाहूंगा कि राजकुमार सर हमारे भी जुड़े हुए हैं और काफी देर से उन्होंने प्रश्न पूछने की इच्छा जाहिर की है, तो आप भी अपनी बात रख लें, उसके बाद हम आगे सुधार्थियों का प्रश्न लेंगे। लेकिन पहले हम चाहेंगे कि फिर आपके प्रश्न के बाद मनोज सर अपने उत्तर भी दें, क्योंकि ज्यादा समय हो जाने पर फिर वो प्रश्न भूलने का खतरा रहेगा, इसलिए आपके प्रश्न के बाद मैं मनोज सर का उत्तर चाहूंगा। तो पहले मैं राजकुमार सर को टिप्पणी के लिए प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं। जी सर। आज के इस कार्यक्रम में श्रद्धेय रमेश चंद्र सिन्हा सर को स्वागत प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम। आदरणीय मनोज सर से एक जिज्ञासा है, जैसा कि आपने कहा कि वो शिक्षा के संदर्भ में भी प्रयोग करते थे, अपने परिजनों पर भी, अपने आसपास के लोगों पर भी। तो एक जिज्ञासा है कि इतना महान व्यक्तित्व, जो महान व्यक्तित्व तो है उसको हम स्वीकार भी रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने पुत्रों पर, अपने परिवार पर, अपने जो राजनीति का जो तंत्र बना, जो बाद में सत्ता में आया, कांग्रेस का नेतृत्व संभाला, आदरणीय नेहरू जी पर, तो अपने प्रयोग को उन लोगों पर कितना वो प्रभाव डाल पाए? क्या जो देश आजादी के बाद चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में, उनके सत्याग्रह को या स्वदेशी को या आर्थिक स्वावलंबन की परिकल्पना को या ट्रस्टीशिप की परिकल्पना को वो उस तंत्र के द्वारा स्वीकार किया, गांधी के द्वारा ही शिक्षित और पोषित और समर्थित थे और बाद में वर्षों तक इस देश को चलाने का और दिशा देने का कार्य किए। तो कहीं न कहीं से आलोक टंडन सर भी उठाए थे, उसमें ये बिंदु था जो है। तो ये गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, जो विशाल व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव उस समय के जो उनके इर्द गिर्द के जो नेतृत्वकर्ता वर्ग था कांग्रेस का, उस पर क्यों नहीं पड़ पाया? ये एक जिज्ञासा हमारे मन में दर्शन साहब के विद्यार्थी के रूप में रहता है, यही जानना चाहते हैं। मनोज सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप आलोक टंडन सर और राजकुमार सर की बातों पर अपनी टिप्पणी देने का कष्ट करें। हम सब गांधी विचार के विद्यार्थी हैं। आलोक टंडन सर या राजकुमार जी ने जो प्रश्न उठाए हैं वो प्रश्न हम सबके भीतर, लेकिन सवाल यह है, एक सवाल असहमति का है, और इस असहमति के एक शब्द पर हमने वाङ्मय में खोजने की कोशिश की। एक जगह गांधी ने कहा कि असहमति लोकतंत्र का प्राण है, और नेहरू की पसंदगी का कारण ही गांधी के साथ संवाद और असहमति प्रकट करने की क्षमता के कारण है। बार बार नेहरू जी प्रश्न सवाल खड़ा करते हैं, गांधी उसके का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जिसको लोग आज विरोध के रूप में ले रहे हैं कि गांधी और
गांधी का की खिलाफत कर रहे हैं। उतने ही नहीं, सावरकर जी से भी मिलने की इच्छा गांधी ने की और उन्होंने कहा कि आप क्योंकि अपने स्थान से बाहर नहीं जा सकते हैं, बंदिश है, इसलिए अगर मुझे इजाजत हो तो मैं आपके साथ 2 दिन गुजार करके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। इस तरह जिन जिन मुद्दों पर जहां जहां पर भी असहमतियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक शब्द यह है कि असहमति का उस समय का संदर्भ, असहमति का 1947 के बाद का संदर्भ, दोनों ही के परिप्रेक्ष्य और परिस्थितियां बदली हैं। उस समय असहमति राष्ट्र के निर्माण के दृष्टि से सोचने वालों के बीच था और वह असहमति की राष्ट्र का निर्माण किस तरह होगा। एक बार गांधी जी ने कहा है और तिलक मैदान में, यही बिहार के मुजफ्फरपुर के तिलक, कि उनके स्वराज में भंगी भी नेहरू का कॉलर पकड़ करके मैंने नेहरू से पूछ सकेगा, सवाल पूछ सकेगा। तो यह सवाल पूछने का, यही तो असहमति जाहिर करने का लोकतंत्र का आधार क्या होगा। गांधी ने तो इसी का ही सत्याग्रह किया है, असहमति को दृढ़ता पूर्वक रखने की शक्ति का विकास ही। और चंपारण में पहला तो उन्होंने यही किया कि लोग निर्भीकता आ जाए, तो निर्भीकता पूर्वक अपनी बात को रख सकें। दूसरी बात, गांधी जी को असफलता, जो आलोक भाई ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के सवाल पर हो, हरिजन उत्थान के सवाल पर हो, टेक्नोलॉजी के सवाल पर हो, आर्थिक आधार पर भारत के संरचनात्मक विकास की दृष्टि को स्थापित नहीं कर सकने की के सवाल हो, तो यह सवाल तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच के तनाव का आधार कहां से पैदा होता है। 1906 से पैदा होता है या मुस्लिम आए कहां से? क्या वह वही वर्ग नहीं है जो यहां पर प्रताड़ित कर दिए लोगों से बने हैं? तो क्या आज अगर मैं कोई दूसरा धर्म स्वीकार करता हूं तो यह मेरा देश रहेगा या नहीं रहेगा? तो यह जो है, यह एक लेकिन व्यापक उन्माद, जो उस समय का उन्माद था, स्वतंत्रता के पहले का 1922 में जिस तरह हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदर्भ मिलता है, खिलाफत आंदोलन के बाद का संदर्भ मिलता है, जिस समय जिन्ना भी कहते हैं कि यह जो है खादी जो है वो हमारा गोला बारूद है, और नेहरू भी खादी को कहते हैं आजादी का वस्त्र है। तो यह एक, इसको लोगों ने आजादी प्राप्त करने का साधन, वो आर्थिक तंत्र को मान लिया, रचनात्मक कार्यक्रम को मान लिया, जो रचनात्मक कार्यक्रम स्वराज की संरचना का आधार पर बन कर रहा था। गांधी एक साथ, हमको लगता है कि हरिजन उत्थान के संबंध में या दलितों के सवाल पर गांधी यहां पर सब जगह उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सब जगह उनको बचाने की जरूरत भी नहीं है। कुछ भूले हुआ अपने को ही कहते हैं कि मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं, आदर्श हमेशा अप्राप्त रहा है। जैसे हम आदर्श तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आदर्श उससे आगे बढ़ता है। तो आदर्श जो है, यह आदर्श यूक्लिड की बिंदु की तरह हो सकता है, लेकिन अब हरिजन उत्थान के सवाल पर अंबेडकर साहब जिस जहां तक से सोच रहे थे और गांधी जहां पर सोच रहे थे, एक भोगा हुआ सत्य बता रहा था, एक भावी समाज की संरचना का एक समन्वय की दृष्टि से एक सद्भावपूर्ण समाज किस तरह
गठित हो सकता है, इस चिंता में निमग्न था। एक अपनी व्यथा के कारण, एक अपने दर्द को लेकर के हक और इंसाफ की बात कर रहा था। तो दोनों ही बातें प्रकाश अंबेडकर को हमको सुनने का अवसर मिला था और उन्होंने बाखूबी दोनों को मिलाने की कोशिश की। यह जो आज नव बौद्धों का या इस जो यह किया गया है, एक विवाद पैदा किया गया है, यह राजनीतिक विवाद है। मुख्य रूप से हरिजनों के संबंध में गांधी में भ्रम, गांधी के विचार में भ्रम पैदा करने का काम, यह जो है यह एक राजनीतिक परिघटना है जिसका कि अकादमिक जगत से जो प्रतिरोध होना चाहिए, वैचारिक प्रतिरोध होना चाहिए, उस तरह का वैचारिक प्रतिरोध नहीं हुआ और प्रतिरोध जो है वो गलत दिशा में चला जाता है। प्रतिरोध कहीं न कहीं एक तरफ खड़ा हो जाता है उस पक्षों के विरुद्ध जो परंपरा को बनाए रखने के लिए जो है तत्पर होते हैं। तो यह कभी कभी गांधी खड़े दिखाई पड़ने लगते हैं कि परंपरावादी जहां पर राम को यह मान लेते हैं और राम की व्याख्या कर देते हैं अलग कि मेरा राम जो है सीतापति नहीं है, दशरथ का बेटा नहीं है, वह अयोध्या का राजा नहीं है, वह तो अनादि है, वह अनंत है। उस व्याख्या तक गए बिना राम को तो हिंदू का एक पूज्य पुरुष ही माना जाएगा। तो आदर्श रूप में गांधी ने जन सामान्य में, भारत में हमने कहा कि भारत जो है मूर्ति पूजा का देश रहा है और भारत में आस्था के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। भारत में आस्था को साथ लेकर के ही लड़ा जा सकता है। बहुत चीज आज जो है टेक्नोलॉजी और आर्थिक संरचना में भी उस समय इससे ही विरोध रहा है। गांधी ने इसीलिए 29 जनवरी 1948 को जो अंतिम वसीयत उनका आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो है जब आजादी मिल गई है तो नागरिक शक्ति और सैन्य शक्ति के बीच संघर्ष संभावी है। अगर नागरिक शक्ति कमजोर पड़ी तो सैनिक तानाशाही आएगी। तो वह जो है, और दूसरा जो हुआ, दूसरा की रचनात्मक स्वराज की स्थापना जिस कार्यक्रम के द्वारा करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ग्रामोद्योग संघ, जनसेवक संघ और कई संगठन, 4 संगठन खड़े किए थे, चरखा संघ, उसको अप्रैल महीने में सबको मिला करके सर्व सेवा संघ बना दिया गया। आप सब जो है और यही सेवाग्राम में उसका सम्मेलन हुआ। आज उसकी स्थिति जो है वह सबसे दयनीय है। जो विचार के प्रचार की जो संस्था थी उसमें संबंध आ गई है। तो यह विचार जो है, विचार दरअसल गांधी के मूर्ति के सहारे नहीं, गांधी के विचार के सहारे, जो मैंने कहा कि अहिंसा का ही विचार हो सकता है। और निश्चित रूप से कोई विचार जो है वह ट्रस्टीशिप भूदान की स्थिति आज क्या है, वह सुपौल और जाकर के वहां पर मधेपुरा में आप स्थिति को देख सकते हैं। तो ट्रस्टीशिप यहाँ का स्वभाव नहीं है। यहाँ का स्वभाव जो है वह हम हजारों वर्ष की परंपराओं को एक साथ तोड़ नहीं सकते। कुछ चीजें जरूर हुई है और आजादी के बाद हमने प्रशासनिक तंत्र को उसी तरह स्वीकार कर लिया, आर्थिकी को भी हमने उसी तरह स्वीकार कर लिया। और गांधी को 29 जनवरी 1948 के बाद गांधीवादी कहने वाले लोग सत्ता में गए नहीं, जिनको गांधी के प्रति जैसे जेसी कुमारप्पा आदि थे, जेसी कुमारप्पा और कुछ लोग ही बचे थे। और लोगों में प्रतिष्ठा जो थी वह नेहरू की थी, समूह उनके साथ था। लोग किसी भी तरह से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। अंग्रेज जाएंगे तो उनको लगता था कि हमको न्याय मिल जाएगी। तो इन सब आधारों पर 1974 आंदोलन क्यों हुआ होता, अब 1974 आंदोलन का भी हासिल वही हुआ
कि हम जिन मुद्दों पर लड़ाई हमने शुरू की थी वो मुद्दा ही खत्म हो गया और आज स्थिति जो है जो कि त्यों 19 महीने के बाद बन गई। तो यह सब जो है इतने आसान तरीके से इसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। और आलोक जी या राजेश जी, राजकुमार जी, इन बिंदुओं को एक एक करके अगर हम लोग सोचेंगे, एक दिन असफलता पर, एक दिन हिंदू मुस्लिम पर, एक दिन दलितों पर, तो इसका सटीक जो है खोज करके हम लोग आज के संदर्भ में उसका उत्तर ढूंढ सकेंगे। टेक्नोलॉजी का सवाल भी बड़ा सवाल है कि आज कौन सा टेक्नोलॉजी हो जो सबको रोजगार दे सके। मैं बिहार के बारे में जब सोचता हूं तो मुझे यह लगता है कि बिहार कृषि आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग के अलावा कोई उद्योग से बढ़ ही नहीं सकता है। कभी कभी वह इसलिए एक स्थान का दूसरे स्थान पर ट्रू कॉपी नहीं हो सकता है, डिटो एक तरह की आर्थिक संरचना नहीं बनाई जा सकती। तो ये खंड खंड करके विकास की कोई परियोजना किस तरह से बन सकती है, इस पर भी अकादमिक जगत और प्रशासनिक जगत तो सब दिन से प्रशासन कमजोर हो। लोकतंत्र में जब तक लोक मजबूत नहीं होगा तब तक लोक दबाव, पब्लिक प्रेशर, पब्लिक ओपिनियन बनाने में, और एजेंडा आज कौन बनाता है? एजेंडा पीपुल्स का एजेंडा नहीं चलता है, एजेंडा तो इसका चलता है, मीडिया का एजेंडा चलता है। मीडिया एजेंडा अलग होता है, एजेंडा लोक के एजेंडा से यानी जनता के सामान्य इच्छा के आधार पर एजेंडा तय नहीं हो रहा है। और जब तक वह एजेंडा तय नहीं होगा तब तक लोक कल्याणकारी सरकार जो है वह लोक कल्याणकारी दिशा में बढ़ने की उसको प्रेरणा ही नहीं मिलेगी। मैंने उत्तर नहीं दिया है, है उत्तर तो हम सबको मिलकर के खोजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने उन प्रश्नों को एड्रेस किया है और निश्चित रूप से उसमें उत्तर के बिंदु भी है। और राजकुमार जी ने कहा कि गांधी जी ने अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा। जो आत्मकथा में आप देखिएगा कि 2.5 मील जाते थे, उसी बीच में बच्चों को पढ़ाते जाते थे, पैदल जाते थे और आते थे, और जहां पर सब बच्चे पढ़ते थे टॉस्टा फार्म में, वहां पर उनके बच्चे भी पढ़ते थे। और उन्होंने कहा इसका मुझको कोई मलाल नहीं है। और बच्चों ने उसके बाद अनौपचारिक ढंग से ही सारी शिक्षा प्राप्त की उनके बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे, लेकिन उसके पहले अगर एक दो और प्रश्न कोई करना चाहते हैं, एक बाबू जी प्रश्न करना चाह रहे थे लेकिन लगता है वो लेफ्ट हो गए हैं, और भी कोई व्यक्ति अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। I had to ask a question. It's me, Dr. Nutan Kumari from TPS College. I'm from Department of Political Science. So, sir, I just want to know that relevance of Gandhism in international relations, especially in strategic sphere. So, kindly answer my question. अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गांधी को से अधिक व्यावहारिक और कुछ कोई नहीं हो सकता, और उसमें नेहरू जी ने उसको बहुत कुछ फॉलो किया अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आधारों पर। लेकिन गुट निरपेक्ष का भी एक गुट बन गया, गुट निरपेक्ष का भी एक गुट, तीसरा गुट बना, इसमें कोई शक नहीं। गांधी अंग्रेजों से घृणा नहीं कर रहे हैं, देखिए उनके पद्धति से घृणा कर रहे हैं, उनके सिस्टम से घृणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें दोष देख रहे हैं, उसमें अवगुण देख रहे हैं, वो अपने देश के लिए उपयुक्त नहीं पा रहे हैं। इसलिए वह चर्चिल से संवाद कर रहे हैं, लिथगो से संवाद कर रहे हैं, माउंटबेटन से भी संवाद कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ के मित्रता का भाव खत्म नहीं हुआ। यानी कहते हैं कि हम अपने देश
की आजादी चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरा आजाद देश दूसरे देश के का शोषण करे। जिस तरह मैं अपना शोषण नहीं होने देना चाहता हूं, उतना ही मैं चाहता हूं कि मेरा देश भी दूसरे देश का शोषण नहीं करे। और आप ये देखिएगा कि लंकाशायर और मैनचेस्टर में गांधी जी को बुलाया गया और वहां पर यह माना गया कि गांधी जी लंकाशायर का विरोध कर रहे हैं। वहां पर गांधी जी ने वहां के मजदूरों को एड्रेस किया था और कहा था कि किस तरह हम आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपको यह करना चाहिए और आप दूसरे देश का शोषण करके आपकी अर्थव्यवस्था को जो आप मजबूत और समूचे दुनिया का जो प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, विश्व युद्धों के इतिहास को जरा खंगाल करके देखिए कि वह किस तरह से शोषण के में लूट के राजनीति में अपने को शामिल करने के लिए हुआ है। यानी वहां पर बुराई से आज रूस और इसके बीच जो संघर्ष है, आज शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप ये सोचिए कि आर्मामेंट पर कितना खर्च हो रहा है और यह पैसा अस्त्र शस्त्र में जो पैसा खर्च हो रहा है, यह किसकी कीमत पर हो रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कायम रहे, इसमें हित किसका है? भारत और पाकिस्तान के बीच आज यह स्थिति नहीं है कि कोई देश किसी देश पर चढ़ाई कर सकता है। सबके पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं कि अपने को ध्वस्त करके भस्मासुर की तरह वो दूसरे को भी ध्वस्त कर सकता है। बावजूद इसके शस्त्रास्त्र हम बढ़ाते चले जा रहे हैं और यह शस्त्रास्त्र बढ़ाने में किसकी आर्थिक संपन्नता बढ़ रही है? तो यह जो है एक दूसरे तरह से साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद की दूसरी कड़ी शुरू हुई है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो विकासशील देश है और अविकसित देश है, उनको साथ आकर के यह कहना पड़ेगा किसी दिन कि हमको किसी भी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। राष्ट्र जो है कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, राष्ट्र तो हमारे बीच के अंतर संबंधों की, यानी जब हम बनते हैं तब राष्ट्र बनता है और हम जब की भौगोलिक सीमा जो है वो की क्या होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी होगी या कहां से कहां होगी, संपूर्ण दुनिया ही जब एक होने की स्थिति होगी, कभी न कभी होगी। तो आप ये सोचिए कि वह संसाधन जो नाहक ही मारक यंत्रों में, मारक, तारक, संहारक, कई तरह के यंत्र का वर्गीकरण किया है, तो उस तरह के इसमें लगे कि एक तरफ भूखा आदमी रहेगा। पहले प्राथमिकताएं तय नहीं है समाज में, पहले पेट भरना है कि पहले तन ढकना है, फिर पेट और तन के बाद शेल्टर मिलना है कि पहले जो है सुरक्षा कुछ है ही नहीं घर में, तो सुरक्षा कौन चीज का कीजिएगा? तो पहले तो अपनी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। और यह देश जो है आज दुनिया की प्राथमिकता को बदलने में मीडिया ने और जो प्रगतिशील या कहिए नहीं प्रगतिशील नहीं, संपन्न देशों ने, जो तथाकथित संपन्न देश है, उस तथाकथित संपन्न देशों ने अविकसित रहने की यह जो साजिश है, षड्यंत्र है, यह इस षड्यंत्र को बनाए रखने का ही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव की स्थिति बनी रहे, ताकि उनका यह जो है आर्थिक खेल चलता रहे। बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर I just want to know, sir, sort of idealism can be tenable still in this world, because we are having Ukrainian and Russian war. So how you can say that security or strategic sphere can be can still seek this sort of Gandhism, because Gandhism is a sort of idealism when you talk about international relations or strategic sphere. So, sir, is it still possible? पहले मैं अब समय भी हो रहा है, इसलिए मैं सीधे आपके प्रश्न पर आता हूं कि यह आइडियोलॉजी का सवाल नहीं है, व्यवहार का सवाल है। गांधी कोई आइडियोलॉग नहीं है, गांधी व्यवहारवादी है। अब मैं यहाँ पर इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि कोई राष्ट्र जो है वह भूगोल की सीमा नहीं होती है। इससे जवाब भी आपको मिल जाएगा
की दुनिया को विचार के प्रवाह में बांधने की कोशिश जिस तरह से हुई है वह सभी चिंतक हैं। और आपने जो सवाल अभी नूतन जी आपने जो उठाया है वह सवाल एक बृहद चर्चा की मांग इसलिए करता है क्योंकि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिचर्चाएं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम किस तरह से देखते हैं राष्ट्रों के बीच के संबंध को, यूएनओ के जो है या लीग ऑफ नेशन जिस समय बना, जिस समय वर्साई संधि हुआ, इस एक लंबे इससे आना पड़ेगा कि किस तरह से जो है एक जो है धारा चली है और क्यों जो है राष्ट्र जो है इतना मजबूत बनाने की कोशिश हुई है। राष्ट्र की मजबूती का आधार क्या है, राष्ट्र को क्यों मजबूत होना चाहिए, और अगर कोई देश किसी देश पर आक्रमण करता है तो उस समय हमारी सुरक्षा किस तरह हम अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। क्या देश उस समय जिस समय जापान का संकट भारत पर था और यह लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान भारत पर आक्रमण कर सकता है, तो वैसी स्थिति में गांधी ने क्या जवाब दिया है, हिटलर को गांधी ने क्या पत्र लिखा है, अगर मैं चेत होता, ये 3-4 शब्दों 3-4 लेख में उनके जवाब आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, खास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से हम आक्रमण का सामना कर सकते हैं। और जो है आज जो है वो छोटा छोटा देश भी आज जो है किस तरह से कर सकता है। एक यहाँ पर छोटे से उदाहरण को से लेकर के कि एक महिला अपने पर हुए आक्रमण का विरोध अगर नाखूनों से या इससे करती है तो वह उसकी अहिंसा कही जाएगी। इसलिए गांधी की अहिंसा कोई वीरों की अहिंसा है, कोई नावीर की अहिंसा नहीं है, नामर्दों की अहिंसा नहीं है। वह यह है तो वह वीरता जो है वह वीरता शस्त्रों में नहीं है। वह वीरता कहां से आती है, यह वीरता तो शस्त्र उठाने वाला शस्त्र की वीरता, वहां पर वह देखना पड़ेगा कि वह किस तरह से अपने को सशक्त करके और वह प्रतिरोध कर सकता है। और यह प्रतिरोध जो है सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर नहीं है, प्रतिरोध तो जीवन से झलकता है। धन्यवाद नूतन जी, फिर कभी धन्यवाद सर। हम आगे आपको और भी सुनेंगे और चूंकि पर्व का भी माहौल है, पर्व का भी समय है और बहुत अधिक समय से हम सभी जुड़े हुए हैं और हम आभारी हैं अपने दादा गुरु प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा सर का, जो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ ही आप पटना विश्वविद्यालय पटना में भी दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आप सबों को बताया है कि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सभी अपने इस छोटे से विश्वविद्यालय में ये तमाम तरह के कार्यक्रम, तमाम तरह की परिचर्चाएं, सेमिनार, संवाद और व्याख्यानों का आयोजन कर पा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से, व्यक्तिगत अपनी ओर से, अपनी डीपी कॉलेज मधेपुरा की ओर से और पूरे भूपेन्द्र नंदन विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा की ओर से भी प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा सर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उनके चरणों में अपने श्रेष्ठतम तमाम निवेदन करते हुए उन्हें अनुमोदित करना चाहता हूँ। सर आप आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबों का मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा सर। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम निवेदित करना चाहता हूँ और इस पर्व के उपलक्ष्य में अपनी शुभकामना, मंगल कामना, आपका जीवन सुखमय हो और विशेषकर सुधांशु जी की प्रतिबद्धता अपने आप में अनूठी प्रतिबद्धता है। वरना इस छठ पर्व के माहौल में कोई स्टडी सर्किल का इतना सफल आयोजन नहीं होगा।
और जब उन्होंने हमें कल ही फोन किया तो मैंने अपनी स्वीकृति इसलिए दी कि चूंकि उनका तर्क था कि हम गैप नहीं चाहते। स्टडी सर्किल की जो धारणा है उसके अनुसार प्रति माह एक आयोजन होना चाहिए जिसमें इस स्टडी सर्किल का उद्देश्य है निश्चित ही नई पौध को सामने लाना और इस स्टडी सर्किल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग जो पृष्ठभूमि में थे वो आगे आए। उदाहरण के लिए मैं अपने ही विश्वविद्यालय से दे सकता हूँ। हमारे यहाँ एक अच्छे अभी विभागाध्यक्ष हैं राजेश कुमार सिंह, भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट जरूर गए हैं, लेकिन उनकी सोच और समझ अच्छी हुई है। ये दर्शन में अच्छी बैठ भी है, लेकिन एक्सपोजर नहीं था। लेकिन स्टडी सर्किल के माध्यम से उनके 2-4 लेक्चर जो हुए वो अपने आप में विशिष्ट व्याख्यान हुए और वो भरकर वो विद्वत जनों के सामने आए। सुधांशु जी खुद अगर स्टडी सर्किल नहीं होता तो इतना जो इनकी प्रखरता को सारे लोग देखते समझते हैं, तो स्टडी सर्किल का एक अपने आप में अकादमिक पक्ष इसका बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए सुधांशु जी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। तो कभी भी किसी भी समय रात के 12 बजे भी फोन करते हैं तो मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके फोन का उत्तर नहीं। तो मेरी पूर्ण आस्था प्रतिबद्धता आपकी गतिविधियों में है। आशीर्वाद सर आपका। हाँ, जो कहिए। और आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको बधाई। महात्मा गांधी आपने मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मनोज कुमार जी का चुनाव किया तो सचमुच में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिया। वर्धा विश्वविद्यालय वर्धा, जो कि महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी का नाम जानते हैं, अपने विशिष्ट व्याख्यान हुए और वो भरकर वो विद्वत जनों के सामने आए। सुधांशु जी खुद अगर स्टडी सर्किल नहीं होता तो इतना जो इनकी प्रखरता को सारे लोग देखते समझते हैं, तो स्टडी सर्किल का एक अपने आप में अकादमिक पक्ष इसका बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए सुधांशु जी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। तो कभी भी किसी भी समय रात के 12 बजे भी फोन करते हैं तो मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके फोन का उत्तर नहीं। तो मेरी पूर्ण आस्था प्रतिबद्धता आपकी गतिविधियों में है। आशीर्वाद सर आपका। हाँ, जो कहिए। और आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको बधाई। महात्मा गांधी आपने मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मनोज कुमार जी का चुनाव किया तो सचमुच में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिया। वर्धा विश्वविद्यालय वर्धा, जो कि महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी का नाम जानते हैं जो भी, वो वर्धा का भी नाम। विनोबा को जो जानते हैं वो वर्धा को लिया। तो ऐसे विश्वविद्यालय, इस तरह के की जगह से आपने डॉक्टर मनोज कुमार जी को आमंत्रित किया और सचमुच में कहें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया, उनको व्याख्यायित किया
मैं कुछ बिंदु केवल आपका ध्यान आप लोगों का आकृष्ट करना चाहूंगा। जैसे प्रश्न उठता है कि महात्मा गांधी को हम क्या वाद के अंतर्गत सीमित कर सकते हैं? क्या महात्मा गांधी को हम कोई इज्म, क्या गांधीज्म, 10 मिनट के बाद बात करते हैं। हाँ, क्या महात्मा गांधी को हम किसी इज्म के अंतर्गत, उस पंक्ति के अंतर्गत रख सकते हैं? निश्चित ही अब आदर्शवाद, वाद जो है सो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अर्थों में लिया जाता है। तो जब महात्मा गांधी को गांधीवाद की बात करते हैं तो वो भावात्मक अर्थ में एक वाद को हम यहाँ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के अर्थ में, वाद जो है सो कट्टरवादिता के रूप में न ले। तो निश्चित ही दर्शन शास्त्रियों का कार्य है कि अवधारणाओं को, अर्थ को की स्पष्टता आपके समक्ष रखें। तो निश्चित ही गांधीवाद का अर्थ यहाँ कोई अंग्रेजी का इज्म, वो निगेटिव एक्सप्रेशन है, और यहाँ हिंदी का आदर्श अगर हम ले, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, तो महात्मा गांधी एक आदर्शवादी थे। अब यहाँ दर्शन शास्त्र में अगर हम देखते हैं तो आइडियलिज्म, शंकराचार्य आइडियलिस्ट फिलोसफर थे, रामानुजाचार्य भी आइडियलिस्ट फिलोसफर थे, और कंटेम्प्रेरी थॉट में देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी आइडियलिस्ट फिलोसफर थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का आइडियलिज्म कॉन्क्रीट आइडियलिज्म, क्योंकि वो मनुष्य पर, रिलीजन अपना मानव पर अत्यधिक बल देते हैं, और निश्चित ही महात्मा गांधी भी व्यवहारिक प्रैक्टिकल आइडियलिज्म अगर संज्ञा देनी हो दार्शनिक दृष्टिकोण से, तो महात्मा गांधी के वाद को या महात्मा गांधी को अगर हम प्रैक्टिकल आइडियलिज्म की संज्ञा महात्मा गांधी के दर्शन को हम दे सकते हैं। तो his philosophy is a practical, his philosophy is idealistic as well as practical. इस तरह से हम महात्मा गांधी को समझ सकते हैं। और डॉक्टर मनोज कुमार जी ने और भी वक्ताओं ने अब यहाँ प्रश्न था कि महात्मा गांधी की कुछ असफलताओं की भी चर्चा, और निश्चित ही किसी भी स्टडी सर्किल के लिए एक सार्थक प्रयास है। आलोक टंडन जी ने भी और डॉक्टर राजकुमार चौबे जी ने भी महात्मा गांधी के कुछ चीजों, कुछ बिंदुओं को ध्यान आकर्षित किया जहां कि वो कमजोर दिखते हैं। और निश्चित ही जैसे हिंदू मुस्लिम एकता की बात आई, तो खैर मैं वैसे प्रश्न को नहीं लेता, क्योंकि मेरा अपना विचार है कि भारतवर्ष में विविधता के अंदर एकता है, और भारतवर्ष में जिस तरह के सोशल स्ट्रक्चर है उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वी लिव टुगेदर। सर्टेन सेक्शंस में या सर्टेन इवेंट्स कहीं कहीं कुछ बिखराव हुआ है, लेकिन भारतीय एक ऐसा देश है जहां की आज भी हम इतनी विविधताओं के साथ, क्रिश्चियन है, ईसाई है, विभिन्न धर्मों के लोग, और महात्मा गांधी का एक उपदेश है, मैसेज है कि रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। महात्मा गांधी कभी भी
हिंदू मात्र हिंदू धर्म और राष्ट्र की कल्पना मात्र किसी धर्म से जोड़कर, तो आज कोई भी चिंतक इस तरह का नहीं कर सकता है। और जो लोग अगर गलत समझते हैं कि हिंदू को मात्र एक धर्म के साथ प्रतिबद्ध कर देते हैं, आबद्ध कर देते हैं, तो ऐसी बात नहीं। महात्मा गांधी का विचार स्पष्ट है, मैसेज है कि रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, सभी धर्मों के लोगों को हम समान रूप से आदर करते हैं। और एक तरह से अगर देखते हैं, जैसा मेरी समझ बनती है कि आज भी भारतवर्ष में जो एक कम्युनल हार्मनी है उसका परसेंटेज ज्यादा, अगर मार्किंग करनी हो तो 80% हम हार्मोनी में जीते, 20% भले ही अगर पूरे भारतवर्ष के स्वतंत्रता के साथ की घटनाओं का सही आकलन कभी आप करें तो भारत सबसे सौहार्दपूर्ण राष्ट्र है, ये मेरी समझ बनती है। हाँ, तो अब यहाँ दूसरे बिंदुओं पर भी हम लोग चल सकते हैं। अब एक कि महात्मा गांधी दलितों का उद्धार हुआ या नहीं हुआ, इस पर एक प्रश्न चिन्ह आप लगा सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने समाज में हरिजनों को केंद्र में लाने का जो काम है महात्मा गांधी ने किया, और उनके अवदान को हम यह कहकर, ठीक है आज भी समस्या है और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाली पीढ़ी के सामने भी समस्या हो, लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन था जाति के आधार पर, वो बहुत हद तक महात्मा गांधी और डॉक्टर मनोज कुमार जी ने कहा कि आइडियोलॉग नहीं थे। डॉक्टर मनोज कुमार जी की अपनी समझ और व्यवहारिक समझ है, लेकिन जहां तक उनसे इस बिंदु पर थोड़ी भिन्नता नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी वॉज एन आइडियोलॉग टू। हम ये नहीं कहते हैं कि वो मात्र आइडियोलॉग थे, बट महात्मा गांधी वॉज आइडियोलॉग। और देखिए, महात्मा गांधी को फिलोसफर, हमारे पटना विश्वविद्यालय की बात अगर हम करें तो पटना विश्वविद्यालय का विभाग जो है सो प्रोफेसर डीएन दत्त, इनके पहले एक दो शिक्षक अध्यक्ष हुए थे, लेकिन प्रोफेसर डीएन दत्त जैसे प्रखर विद्वान, और पटना विश्वविद्यालय का नाम भी उनके नाम से जाना जाता है, दर्शन शास्त्र विभाग। और वर्धा में वो एक्टिविस्ट थे। प्रोफेसर डीएन दत्त वाज विद महात्मा गांधी, वो एक्टिविस्ट थे, और उनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। और प्रोफेसर रामजी सिंह पटना विश्वविद्यालय के एमए के छात्र थे, तो इतने जो एकेडमिशियन जो गांधी को मानते हैं, गांधी के दर्शन को मानते हैं, उसमें पटना विश्वविद्यालय का दर्शन शास्त्र विभाग तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ही श्रेष्ठ स्थान बनता है। और प्रोफेसर डीएन दत्त तो महात्मा गांधी की तरह ही जीते थे, डॉक्टर रामजी सिंह भी महात्मा गांधी की तरह ही जीते हैं। अंतर यही है कि प्रोफेसर डीएन दत्त जी सन्यासी का वेश धारण कर लिए थे, अंत में गेरुआ वस्त्र, और डॉक्टर रामजी सिंह धोती कुर्ता आज भी उनका। तो ये दो पटना विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के बड़े ही प्रमुख चिंतक हुए।
वो दोनों गांधीवादी थे। डीएन दत्त तो संस्कृत में एमए किया, उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन। प्रोफेसर डीएन दत्त जी बहुत ही खुले दिमाग थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अगर हम भारतवर्ष में हैं तो सिर्फ भारतीय दर्शन को पढ़ें। पश्चिमी दर्शन पर भी उनकी बड़ी अच्छी किताब है, चीफ करेंट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी फिलोसफी। बहुत ही विद्यार्थियों के लिए तो वो आज भी उसको कोई किताब रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये आज के दिन मेरा भी कहना है कि दलितों के उत्थान के लिए महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। भले ही पूर्णता में न आई हो बात, तो नहीं हो सकी, लेकिन बहुत कुछ बदला है, जिस कारण से भी आज छुआछूत अनटचेबिलिटी के विरोध में थे, और हम देखते हैं आज छुआछूत का वो माहौल खत्म है। गांव में कुछ अभी प्रचलित जरूर है, लेकिन मानसिकता बदल गई है, और इसमें महात्मा गांधी के योगदान को हम कमतर नहीं मान सकते। और महात्मा गांधी जितने भी वो अब जो वो उस दर्शन को या हरिजन या दलित मैं नहीं कहता, मैं उनको सीमांत की श्रेणी देता हूँ, इसलिए कि ये हरिजन का कनोटेशन निगेटिव हो जाता है। तो सोचते हैं लोग डिप्रेस्ड कास्ट, तो इसके लिए या दलित डिप्रेस्ड बट मिलिटेंट, तो ये दोनों अभिव्यक्तियों से अलग और एक व्यापक फर्क देने के लिए हमने उस सीमांत शब्द का प्रयोग किया, जिसमें जेंडर भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न या सवर्ण जाति की महिलाओं को उपेक्षित हम नहीं कर सकते, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, भेदभाव, इसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी का अवदान बहुत महत्वपूर्ण। हम समझते हैं कि आज महात्मा, एक घटना सुनाकर आपसे मैं विदा लूंगा। स्टडी सर्किल के अंतर्गत ही एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में गांधी थॉट के बड़े अच्छे विद्वान रजिस्ट्रार डॉक्टर रजियामा, जो गांधी संग्रहालय के डायरेक्टर थे, और हमारे गुरु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम लोगों ने स्टडी सर्किल के अंतर्गत ही एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार इसी तरह का आयोजित किया था, फिजिकल वर्ड। उस समय ये कंप्यूटर के माध्यम से तो कुछ चर्चा नहीं होती थी। उसमें एक प्रश्न, जो प्रश्न भी है और उत्तर भी है, व्हाट टू डू विद गांधी। व्हाट टू डू विद गांधी का मतलब है कि आज की तारीख में गांधी कितने प्रासंगिक हैं। और रजी साहब ने इसको इनिशिएट किया था, उस प्रारंभिक भाषण दिया था, फिर इस पर बहुत चर्चा हुई, और निश्चित ही अहिंसा पर कुछ बातें आई हैं, लेकिन उस पर अलग से बात करने की जरूरत है। अहिंसा एक पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी के रूप में पूरे विश्व को महात्मा गांधी की देन है। अहिंसा एज पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी, ये नेल्सन मंडेला भी मानते हैं, मुझे याद आ गया। तो ये महात्मा गांधी के अवदान को कम नहीं किया जा सकता। कुछ ये बात सही है कि कुछ स्तर पर
नेचुरली क्रिटिकल तो होना फिलोसफर का गुण है, तो क्रिटिकल आप हो सकते हैं, लेकिन उनके अवदान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुधांशु जी को भी, सभी वक्ताओं को और जितने भी प्रश्नकर्ता हैं उनको भी अपनी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं इस महत्वपूर्ण अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। सचमुच जो आपने लास्ट लाइन, आपकी जो लास्ट पंक्ति है, इससे अधिक सार्वजनिक कुछ भी नहीं हो सकता है। हम भले ही गांधी से सहमत हो, गांधी से असहमत हो, या हमारी स्वतंत्रता कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन हम गांधी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह आज 2022 की सच्चाई है और दुनिया को बेहतर बनाने का, अपने देश समाज को बेहतर बनाने का एक रास्ता निश्चित रूप से गांधी की ओर जाता है। भले ही हम उस रास्ते से सहमत हों, उस रास्ते से असहमत हों, उस रास्ते पर चलने का साहस कर सके, साहस नहीं कर सके, लेकिन एक रास्ता वह है, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके इस सार्वजनिक व्याख्यान के लिए हम आपके आभारी हैं और विशेष रूप से आपके प्रति इसलिए भी आभार व्यक्त करते हैं, आपने हमारी इस पूरी श्रृंखला को हमारे महान पुण्यों के साथ जोड़कर हमारे इस विषय को और भी अधिक सार्थक बनाया। और प्रोफेसर जीएम दत्त साहब जिन्होंने की हमारे बिहार दर्शन परिषद की भी स्थापना की है, आपके गुरु हैं, हमारे प्रोफेसर रामजी सिंह सर के भी गुरु रहे हैं, उनको भी आपने याद किया और उनकी पुस्तक रोशनी ऑफ महात्मा गांधी को हिंदी में भी उनका अनुवाद रामजी सिंह सर ने गांधी को सीखा है, गांधी ने हम लोगों की रुचि जगी है। और जैसा कि आपने बताया गांधी एक दार्शनिक है, उस बात को जीएम दत्त साहब ने भी बहुत ही बखूबी स्थापित किया है। और लंबे समय तक हमारे देश के बड़े बड़े दार्शनिक गांधी को दार्शनिक बोलने के इंतजार ही नहीं थे, तमाम पाठ्यक्रमों में गांधी का कोई नाम और निशान नहीं था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि गांधी का विचार न केवल दर्शन शास्त्र में, बल्कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास, हमको तक शायद ही कोई भी ऐसा विषय है जिसकी पढ़ाई होती है और उसमें गांधी का विचार नहीं पढ़ाया जाता हो, चाहे वो नए नए विषय क्यों नहीं हो, पत्रकारिता हो, बायोटेक्नोलॉजी क्यों नहीं हो, सभी विषयों में आज गांधी की पढ़ाई हो रही है। और आज गांधी विचार कहीं न कहीं पूरी दुनिया के केंद्र में है। जैसा कि आपने कहा कि आज गांधी को नजरअंदाज करना हमारे लिए मुमकिन है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और मैं अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, गांधी को समझने के लिए आप प्रोफेसर जीएम दत्त साहब की किताब रोशनी ऑफ महात्मा गांधी को पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोफेसर रामजी सिंह सर ने भी गांधी पर कई पुस्तकें लिखी है, खास करके उनकी पुस्तक गांधी दर्शन मीमांसा आप अध्ययन कर सकते हैं। और गांधी सभी को अगर आप समकालीन दार्शनिकों को संक्षेप में और पूरी स्पष्टता के साथ जानना चाहते हैं, आप हमारे आज के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र सिंहासन की पुस्तक समकालीन भारतीय दर्शन को भी देख सकते हैं, जो कि मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित हुई है और इंटरनेट पर भी आप सर्च करेंगे तो वहां से भी आपको किताब भी मिल जाएगी। तो कई समकालीन दार्शनिकों को आपने उसमें स्पष्टता के साथ उनके मुख्य मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। और हमारे आज के मुख्य वक्ता है प्रोफेसर मनोज कुमार, आपने तो अपना पूरा जीवन ही गांधी की साधना में बिताया है। आपकी गांधी को लेकर कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें कि गांधी दृष्टि नाम से पुस्तक को भारतीय वाणी प्रकाशन में प्रकाशित किया है और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सौजन्य से पुस्तक प्रकाशित हुई है। आप उसे भी गांधी को समझने के लिए उसे पढ़ सकते हैं। और इन तमाम पुस्तकों को आप पढ़े या नहीं पढ़े, अगर आप महात्मा गांधी की आत्मकथा
और उनके विचारों का संकलन जो है मेरे सपनों का भारत, और उससे भी कम अगर पढ़ना चाहें तो उनकी पतली सी पुस्तिका अगर हिंद स्वराज जो कि मात्र 10 पन्ने की हर कोशिश करें तो आप उनके विचारों को बहुत हद तक बहुत कुछ जान समझ सकते हैं। आप सबों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और मुझे खुशी हो रही है कि आज पर्व के इस माहौल में भी लगभग 25 से 30 लोग पूरे समय हमारे बीच जुड़े हैं, जिसमें कि प्रभात सर भी इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सुनील सर, आलोक सर और कई दर्शन के बड़े प्रोफेसर हमारे साथ में, साथ में हमारे बीपीएससी बैच के हमारे कई शिक्षक नूतन जी, शंकर कुमार मिश्र भैया, बिल्कुल सर और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे। मैं उन सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और विधिवत धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने उप कॉलेज मधेपुरा में मेरे विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और अपने बड़े भाई डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र को आमंत्रित करता हूँ। आप आए और हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। शंकर कुमार मिश्र सर। माइक ऑन कर लीजिए भैया, टच कीजिए उसको। माइक ऑन नहीं हुआ आपका, माइक ऑन कर लीजिए गुड्डू सर। अब जी जी मैं आज के इस स्टडी सर्किल में धन्यवाद ज्ञापन के रूप में मैं अपने गार्जियन स्वरूप प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा जी का आभारी हूं। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सौजन्य से ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में यह स्टडी सर्किल का कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं सर, शब्द नहीं है। मैं भावविह्वल हूं और आपका व्याख्यान सुनने के लिए ललायित रहता हूं। आपके विचार जो आप जो विचार देते हैं उसको मैं अनुकरण करने का प्रयास करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार जी का, जो पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जिनका आज का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में समय निकाल करके हम लोगों के लिए, हमारे ऑनलाइन जुड़ने वाले सभी दोस्तों को उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिए हैं, हृदय से मैं उनका आभारी हूं और आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर सुनील कुमार बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और कई ऐसे लोग, शोधार्थी, शिक्षकों, मीडिया कर्मी जो ऑनलाइन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, चंदन जी, डॉक्टर नूतन जी, गुड्डू जी, सुध जी, राजकुमार सर, शिवांगी, प्रभास बाबू, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद के साथ कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भैया, आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे साथ श्याम जी, श्याम प्रिया जी, विवेकानंद मिश्र जी, राहत प्रवीण जी, प्रभात सर, पल्लवी राय हमारी छोटी बहन है, मनोज सर तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, जागृति राय जी, हर्ष सागर जी, गुड्डू सर, सीता कुमारी, नूतन जी, जूली सिंह जी और चांदनी राय जी, चंदन कर्ण जी, जो भी अर्चना कुमारी जी, रामिका जी, जो भी आज पर्व के इस माहौल में भी हमारे साथ जो जुड़े, हम आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम आज के इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा करते हैं और आप सबों से अनुरोध करते हैं आगे फिर नवंबर में हम लोग स्टडी सर्किल के एक अन्य कार्यक्रम के साथ आपस में एक दूसरे से संवाद करेंगे।
और फिर किसी खास विषय पर चर्चा होगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और गुरुवर प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा सर, प्रोफेसर मनोज सर और सभी लोगों को मेरा सादर चरण स्पर्श।